अपनी अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए मुस्तकबिल की किताब को इस किताब से मुख्तलिफ बनाएंगे, मुस्तकबिल की दुनिया को इस दुनिया से मुख्तलिफ बनाएंगे, मुस्तकबिल की इंडस्ट्री को आज की इंडस्ट्री से मुख्तलिफ बनाएंगे, मुस्तकबिल की सोसाइटी को आज की सोसाइटी से मुख्तलिफ बनाएंगे। अब से शुरू होता है आप लोगों का काम, जो रिसर्चर्स का काम, जो एमफिल में है या स्पेशली पीएचडी में है, क्योंकि हमारे पास एमफिल में भी अभी तक उस लेवल की कोई रिसर्च कोई भी नहीं कर रहा है, ना कोई करवा रहा है। तो अब उस तहकीक की तरफ का सफर शुरू होता है। उसके जो 3 स्टेप्स हैं, यानी चौथा स्टेप एनालिसिस या एनालाइज, पांचवा स्टेप एवेल्युएशन या एवेल्युएट, एंड द सिक्स्थ वन इज द क्रिएटिविटी या क्रिएट करना। अब से एक नया सफर शुरू होता है। आपको मैं ट्रीटमेंट प्लानिंग पढ़ा रहा हूँ। ट्रीटमेंट प्लानिंग का पूरा प्रोसीजर इस बुक में गिवन है कि पहला स्टेप इस तरह से पेशेंट आएगा, हम उसके इमेजेस लेंगे, उन इमेजेस को एनालाइज करके हम उसके ट्यूमर की लोकेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे, उस ट्यूमर की टाइप, उसका साइज, उसका डेप्थ, उसका वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम उसके ऊपर डिफरेंट जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं एक्सरसाइज करेंगे कि इसको किस बीम से, फोटॉन से या इलेक्ट्रॉन से ट्रीट करना है, कौन सी एनर्जी देनी है, किस डायरेक्शन से, यानी फील्ड सेटिंग्स क्या होंगी, फील्ड साइज क्या होंगे, फील्ड वेट्स क्या होंगे, वेजेस कौन से होंगे, वगैरह वगैरह। तो सारा प्रोसेस गिवन है। सारा प्रोसेस गिवन होना, उसको समझना काफी है, लेकिन आप सिर्फ अगर उस पर रिलाई करते हैं तो फिर आगे कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अब अगर आपकी रिसर्च का फील्ड भी यही है, आपको एक एक स्टेप को और अंदाज से देखना होगा। जैसे एक ऑडिट ऑफिसर एक अकाउंट्स के बिल्स को शक की निगाह से देखता है, तो आपका काम यह है कि आपने हर स्टेप्स को देखना है कि यहाँ पे कोई ना कोई कमी जरूर होगी, और आप अपने वो जो प्रीवियसली 3 स्टेप्स में जो कुछ सीख के आए हैं उसकी वजह से यहाँ पे कोई ऐसी चीज सजेस्ट कर सकते हैं कि जिसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। अगर आपके मुताबिक यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है बुक में वो सब परफेक्ट है, तो फिर आप अगले 3 स्टेप्स पे जा भी नहीं पाएंगे और आपकी रिसर्च का कोई आउटकम भी नहीं होगा। आपका जो फील्ड है नैनो टेक्नोलॉजी है, तो वहां पे भी आप यही करना है आपने कि जो बुक की जो नॉलेज है that is very different, that is always the basic information, बुनियादी बातें, किताबी बातें, अच्छी बातें हैं, वेरीफाइड है, वो भी ऐसे नहीं लिखी गई, वो भी काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद, प्रूव होने के बाद, एविडेंस की बुनियाद पे चीजें लिखी गई हैं और वो सब ठीक है, लेकिन वो इतना भी ठीक नहीं है कि सारी जिंदगी आगे हम यही लेके चलेंगे। हम दुनिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो लोग हैं वो अपने अपने डोमेन में अपनी अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए मुस्तकबिल की किताब को इस किताब से मुख्तलिफ बनाएंगे, मुस्तकबिल की दुनिया को इस दुनिया से मुख्तलिफ बनाएंगे, मुस्तकबिल की इंडस्ट्री को आज की इंडस्ट्री से मुख्तलिफ बनाएंगे, मुस्तकबिल की सोसाइटी को आज की सोसाइटी से मुख्तलिफ बनाएंगे। सो आप लोग एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टीज यहाँ पे है, तो उन एक्सपर्टीज को यूज करते हुए आपने बेहतरी करनी है। ये जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट प्लानिंग कि आपने करनी है, और आपके पास लीनियर एक्सेलरेटर अवेलेबल है। लीनियर एक्सेलरेटर कब से आपके पास अवेलेबल है? कभी ऐसा भी वक्त था कि ये नहीं था और किसी ने जरूरत महसूस की कि आपके पास लीनियर एक्सेलरेटर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बीम हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन से भी पेशेंट की ट्यूमर को ट्रीट किया जा सकता है। कब से? 1950 से। उससे पहले इलेक्ट्रॉन बीम हम नहीं यूज करते थे, एक्सरे यूज करते थे, और वो भी बड़ी लो एनर्जी के। और 1950 में जब इलेक्ट्रॉन बीम भी यूज करने लग गए तो उसकी भी बड़ी कम एनर्जी थी, और वो सिर्फ सुपरफिशियल ट्यूमर्स को, लेस देन 5 सेंटीमीटर डीप ट्यूमर्स के लिए यूज होना शुरू हो गया। बट वक्त के साथ साथ ये देखा गया कि ये काफी नहीं है। किसने देखा? जाहिर है कोई इस बात को क्रिटिकली देखेगा तो पता चलेगा ना। अगर हम समझेंगे कि ये सब कुछ परफेक्ट है और जो क्लिनिकली जो प्रैक्टिस हमारी चल रही है वो प्रैक्टिस काफी बेहतरीन है, तो फिर कोई भी नहीं बेहतरी करेगा। 1950 से इलेक्ट्रॉन बीम थेरापी या वैसे रेडियोथेरापी जनरली पिछले 120-125 सालों से हमारे पास चल रहा है। इसमें मुसलसल एक इर्तिका है, इसमें मुसलसल एक एवोल्यूशन है। ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं किसी ने फील किया कि ये चीज कम है, एनर्जी किलो वोल्ट में बहुत कम, उसमें एक्सटेंशन हुई, मशीन की जो एक्यूरेसी थी वो बेहतर हुई, उसमें कंप्यूटर उसके साथ इंटीग्रेट हो गए, कंट्रोल कंप्यूटर के पास आ गया, जिसकी वजह से कोई जो एक्यूरेसी जो मैनुअल में होती थी वो नहीं हुई। लेकिन इसलिए हो सकता है अब एक हॉस्पिटल में एक बंदा जो काम कर रहा है मेडिकल फिजिक्स में, रेडियोथेरापी में, वो अपने क्लिनिकल एक्टिविटीज में इतना मसरूफ है कि वो
हो सकता है उसके दिल में भी ख्याल आए कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन वो इतना नहीं कर पाएगा जितना यूनिवर्सिटी के लोग जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं वो इसको क्रिटिकली देखें। So you are supposed to analyze, you are supposed to evaluate, and then you are supposed to create something new. तो analyze का मतलब ये है कि जो आपने इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे चीजें आपको पता चली, अब उसके तमाम कंपोनेंट्स अलग कर दें। हर कंपोनेंट का रोल समझे। आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक गाड़ी कैसे चलती है, कैसे बनती है, सरसरी तौर पे आपको पता है, लेकिन आपको एक गाड़ी तोड़ के दी जाए, एक एक कंपोनेंट का इस गाड़ी में क्या रोल है। आप एक गाड़ी के अंदर कोई हजारों कंपोनेंट होते हैं, एक एक व्हील के साथ भी एक नट लगा हुआ है, इंजन के अंदर छोटे छोटे बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज डिमांड करती है कि आपको एक एक कंपोनेंट के रोल का पता होना चाहिए। कमिंग टू मेडिकल फिजिक्स, तो आप अगर रेडियोथेरेपी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एक पेशेंट की जिंदगी आपके आपके हाथ में है। अच्छी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा, खुदा न खास्ता अपोजिट करेंगे तो उसकी जान को खतरा है। तो जो इस पूरे रास्ते में एक एक छोटा छोटा कंपोनेंट है, उसका रोल आप समझते हैं, उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर ये वो स्टेप है जो चौथा या पांचवा, कि जब आप आके चीजों को एक और अंदाज से देख रहे हैं। ये वो पर्सपेक्टिव है जो बेसिकली आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप पीएचडी स्कॉलर्स कोई भी अगर कोर्स वर्क कर रहे हैं, आप एग्री करें कोर्स वर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोर्स वर्क है और कहीं ना कहीं इसकी कोई इंपॉर्टेंस डेफिनेटली है जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, तो फिर वो डिमांड करता है कि इस कोर्स को उस तरह से ना पढ़ा जाए जैसे आपने बीएस में या जैसे आपने कॉलेज में कोर्सेज पढ़े थे, क्योंकि आपका यहाँ पे एक रोल नया डिफाइन हुआ है। आप इलेक्ट्रॉन बीम रेडियोथेरेपी का चैप्टर पढ़ लें, आप रेडिएशन प्रोटेक्शन का चैप्टर पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ लें, आपने ए टू जी पूरे 10, 15, 20 पेजेस का चैप्टर पढ़ लिया, आपको समझ आ गई वो आखिर क्या कहना चाह रहा है। रेडिएशन नुकसानदेह है पता चल गया, प्रोटेक्शन कैसे की जाए पता चल गया, लेड का क्या रोल है पता चल गया। तो जो जो पता चल गया, क्या ये काफी है? क्या मुस्तकबिल में इनमें और बेहतरी नहीं आनी है? किसने करनी है? किसी ने करनी है, क्यों ना वो हम हो, क्यों ना वो बेहतरी हम करें, क्यों ना हम उसको क्रिटिकली देखें। तो ये जो एनालिसिस और एवेल्युएशन की गेम है, ये 4 and 5 स्टेप्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल्स। गाड़ी की मैंने मिसाल दी कि गाड़ी भी 100 साल पहले की गाड़ी और आज की गाड़ी में बड़ा फर्क है। मुसलसल उस फील्ड में बेहतरी आई है। ये सिर्फ साइंसेज और इंजीनियरिंग की बात नहीं है, सोशल साइंसेज में भी देख ले तो वहां पे भी इसी तरह, अगर एक पीएचडी कर रहा है कोई सोशल साइंस में, तो वो भी अपनी बुक को इस अंदाज से पढ़े और इस अंदाज से समझे कि उसको पता चले कि इसमें मैं और क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। पहले सोशल साइंसेज को पढ़ाने का भी एक मकसद है और वो मेन सोसाइटी को बेहतर करना है। आपका जो मेन है वो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई बेहतरी करनी है, और ये दोनों आपस में लिंक भी है, सोसाइटी और इंडस्ट्री भी आपस में लिंक है। ये फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बाकी तो आपकी जो लीगल एक्टिविटीज है, इन सबको जोड़ते हैं। आपकी माशी सूरत हाल, आपकी समाजी सूरत हाल, आपकी साइंसी सूरत हाल, आपकी सनती सूरत हाल मिलजुल के एक सोसाइटी बनाते हैं। तो इसलिए एक यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब में लोग पीएचडी कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में तो लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनको आपस में लिंक भी होना चाहिए। आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता मैं इस फिजिक्स को अप्लाई कहाँ करूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाके उनका कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आप फिजिक्स की नॉलेज की बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है फिजिक्स का कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो केमिस्ट्री की नॉलेज से सॉल्व हो। हमने पेशेंट की बेहतरी के लिए, पेशेंट को तजर्बात से बचाने के लिए हमने आर्टिफिशियल पेशेंट बनाए, आर्टिफिशियल जेल बनाए। वो किससे बनाए? केमिकल से। तो थोड़ी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ गई कि किस केमिकल का क्या रोल है कौन सा केमिकल क्या रोल प्ले करता है जब हम इनको इकट्ठा करके एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसको हम पेशेंट का इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। आपकी कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिजिक्स में, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। ये तो सारे आपस में लिंक है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज भी आपस में लिंक होती है। तो इसलिए जब आप इन स्टेप्स पे, हायर स्टेप्स पे, हायर लर्निंग पे आते हैं, तो फिर यहाँ पे चीजों का आपका देखने का अंदाज बदलना चाहिए। अगेन आई विल से कि वैसे तो आइडियली यूनिवर्सिटी में हर लेवल पे पीएस का भी स्टूडेंट है, उसको भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर उसको पढ़ा दे और वो जो चीज उसने बोर्ड से कॉपी की या बुक से कॉपी की वो पेपर में प्रोड्यूस करे। उसको भी थोड़ा बहुत चैलेंज करना चाहिए, उसको भी कोई ना कोई ऐसे असाइनमेंट आप दे ताकि वो बुक बेशक उसके पास हो, फिर भी थोड़ा बहुत उसके लिए मुश्किल हो,
कि वो उस असाइनमेंट का कोई सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन उस पे काम करें। तो दैट विल बी समहाउ चैलेंजिंग फॉर हिम। सो अगर चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स के लिए तो वो फिर इन चीजों से ज्यादा बेहतर अंदाज से गुजरेंगे, रादर देन टू रिप्रोड्यूस व्हाटएवर इज देयर इन बुक, उसी को पेपर में प्रेजेंट कर देना, 4 में से 4 जीपी लेना, 100 में से 98 नंबर लेना और क्लेम करना कि मैंने टॉप किया, मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए। वो फिर बदकिस्मती से कहीं आगे जहां पे जरूरत है उसकी, जिस फील्ड में उसकी जरूरत है, जिस अंदाज से उसके काम की जरूरत है, वो उस अंदाज से वहां पे फिट नहीं आता। नंबर्स बहुत सारे हैं, स्किल कोई नहीं है। नंबर बहुत सारे हैं, अप्रोच कोई नहीं है। यानी आपका जो अप्रोच है वो स्कॉलर टाइप अप्रोच, क्रिटिकल अप्रोच, बेहतरी के लिए अपनी देखिए, अपनी स्किल्स की वजह से अनफोर्सीन मामलात के लिए या मसाइल के लिए भी तैयार होना। आपके जब डिग्री लेके निकलेंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे, तो उस फील्ड में वक्त के साथ साथ उस वहां पे नए नए चैलेंजेस आते हैं, और ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो कभी आपने सोचे भी नहीं थे या जो कभी आपकी किताबों में भी नहीं थे। क्या आप उनके लिए तैयार हैं? क्या आपकी इस ट्रेनिंग ने आपको उसके लिए तैयार किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट